पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब भारत की थाली और खेत तक असर डालने लगा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने गैस सप्लाई से लेकर समुद्री शिपिंग तक को झटका दिया है। नतीजा यह है कि कहीं खाद्य उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है तो कहीं बंदरगाहों पर फंसी फलों की खेप किसानों की कमाई पर संकट बन गई है। अंगूर, कॉफी और इलायची जैसे कई कृषि उत्पादों का निर्यात भी अनिश्चितता में है। यानी अगर संकट लंबा खिंचा तो इसका असर भारत की खेती और कृषि व्यापार दोनों पर पड़ सकता है। आगे हम महाराष्ट्र की दो बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज पोर्टली के साप्ताहिक एग्री बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम शनिवार से शुक्रवार के बीच खेती किसानी से जुड़ी हर वह खबर लेकर आते हैं जो आपके लिए जरूरी होती है। यहाँ आपको मिलेंगी पिछले हफ्ते की अहम कृषि खबरें, आने वाले सप्ताह के बाजार भाव और मौसम से जुड़ी अहम जानकारियाँ। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अब खबरें विस्तार से देखते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। इसकी आंच भारत की खेती किसानी और कृषि व्यापार तक पहुंचने लगी है। सबसे पहले असर उर्वरक क्षेत्र पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल भारत में यूरिया उत्पादन बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस पर निर्भर है और इसका बड़ा हिस्सा एलएनजी आयात से आता है। अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होती है तो खरीफ सीजन से पहले यूरिया उत्पादन पर दबाव बन सकता है। भारत हर महीने करीब 25 लाख टन यूरिया बनाता है और मार्च से कंपनियां खरीफ के लिए भंडारण बढ़ाने लगती हैं। इधर इस संकट का असर कृषि निर्यात पर भी दिखने लगा है। महाराष्ट्र से खाड़ी देशों को जाने वाला अंगूर का निर्यात फिलहाल ठप हो गया है। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर करीब 300 कंटेनरों में लदे लगभग 3900 टन अंगूर फंसे हुए हैं, जबकि करीब 700 कंटेनर बंदरगाह और कोल्ड स्टोरेज में जहाजों के इंतजार में पड़े हैं। अगर निर्यात जल्द शुरू नहीं हुआ तो इन अंगूरों को घरेलू बाजार में बेचना पड़ सकता है, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। अनुमान है कि करीब 16,000 टन अंगूर प्रभावित हो सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक और अन्य इलाकों से भेजा गया करीब 150 कंटेनर प्याज मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर फंसा हुआ है। इन कंटेनरों में करीब 4500 टन प्याज भरा है, जिसे दुबई के रास्ते खाड़ी देशों में भेजा जाना था, लेकिन युद्ध जैसे हालात के कारण दुबई का बाजार अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। निर्यातकों का कहना है कि कई शिपिंग कंपनियां दुबई जाने से बच रही हैं। ऐसे में स्टॉक अटकने से भारी आर्थिक नुकसान और घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कॉफ़ी कारोबार में भी चिंता बढ़ रही है। पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका मिलकर भारत के कुल कॉफ़ी निर्यात का करीब 20% हिस्सा खरीदते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण कुछ शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र के लिए कार्गो बुकिंग रोक दी है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल ढुलाई की लागत बढ़ने का भी खतरा पैदा हो गया है। मसाला कारोबारी भी इससे अछूते नहीं हैं। इलायची निर्यातकों को उम्मीद थी कि ग्वाटेमाला में फसल खराब होने के कारण इस साल खाड़ी बाजार में भारत को बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन पश्चिम एशिया के संकट ने इस संभावनाओं को कमजोर कर दिया है। सऊदी अरब, कुवैत और यूएई के आयातक फिलहाल ऑर्डर किए गए माल को रोककर हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। केरल के वंदनमेडु के नीलामी बाजार में कीमतें भी करीब 2450 रुपये से गिरकर 2300 रुपये प्रति किलो तक आ गई हैं। असर अब भारत के बासमती चावल निर्यात पर भी दिखाई देने लगा है। भारतीय बासमती चावल की कीमतों में करीब 7 से 10% की गिरावट दर्ज की गई है। निर्यातकों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्रों में जारी संकट की वजह से समुद्री शिपिंग रूट प्रभावित हो रहे हैं, जिससे निर्यात में बाधा आ रही है। इस स्थिति को देखते हुए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन यानी RIEF ने सरकार से तत्काल मदद की मांग की है। निर्यातकों ने एपीडा को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि इस समय कंटेनरों की भारी कमी हो गई है। साथ ही कई शिपिंग कंपनियों ने
पश्चिम एशिया के लिए जहाज़ों की आवाजाही रोक दी है या कॉल रद्द कर दी है। इसका सीधा असर लॉजिस्टिक लागत पर भी पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेट रेट यानी माल ढुलाई की लागत में करीब 15 से 20% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा खाड़ी देशों के लिए जाने वाले माल पर युद्ध जोखिम, अधिभार और बीमा प्रीमियम भी बढ़ गया है। निर्यातकों का कहना है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इसका असर बासमती चावल के निर्यात और किसानों की आय दोनों पर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका का जब तनाव बढ़ रहा था, हमने तब भी अपनी स्टोरी में बताया था कि भारतीय बासमती चावल का निर्यात प्रभावित होने की आशंका है और इसका सीधा असर इससे जुड़े किसानों पर होगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और आसपास के इलाकों से खाड़ी देशों को जाने वाला केला निर्यात भी प्रभावित हो रहा है। व्यापारियों के मुताबिक खाड़ी देशों में भारतीय केले की अच्छी मांग रहती है, लेकिन युद्ध के कारण शिपमेंट में रुकावट आ गई है। अगर हालात लंबे समय तक ऐसे ही रहे तो किसानों और निर्यातकों को भारी नुकसान हो सकता है। निर्यात नहीं होने की स्थिति में किसानों को एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला घरेलू बाजार में कम दाम पर बेचना पड़ सकता है, जिससे उन्हें प्रति क्विंटल करीब 500 से 700 रुपए तक का नुकसान होने की आशंका है। निर्यातकों ने सरकार से मांग की है कि खाड़ी देशों के साथ निर्यात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए जल्द हस्तक्षेप किया जाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का यह संकट ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग और निर्यात तीनों को प्रभावित कर रहा है। अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इसका असर भारत के खाद्य उत्पादन, कृषि निर्यात और किसानों की कमाई तक महसूस किया जा सकता है। अब बात महाराष्ट्र बजट 2026-27 की। महाराष्ट्र के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो रहा है और यह ऐलान किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। महाराष्ट्र बजट 2026-27 पेश करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने अभी कहा कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुका रहे हैं उन्हें 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। उनका कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत देना और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। किसानों की कर्ज माफी पुष्यलोक अहिल्याबाई होलकर किसान कर्ज माफी योजना के तहत की जाएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक 3 सितंबर 2025 तक लिए गए 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण ही माफ किए जाएंगे। बजट में खेती किसानों को लेकर कई और बड़े ऐलान भी किए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र प्राकृतिक खेती अभियान भी चलाया जाएगा ताकि किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। एग्रीस्टैग योजना के तहत किसानों की विशेष पहचान बनाई जाएगी। तो वहीं किसानों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री बलिराजा खेत पगडंडी सड़क योजना भी लागू की जाएगी, जिसके तहत किसानों तक पहुंचने के लिए रास्तों का विकास किया जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में प्याज की गिरती कीमतों को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के विरोध में किसानों ने बूंबा बूम आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में किसान पारंपरिक तरीके से जोर जोर से चिल्लाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि बाजार में प्याज के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, जबकि उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मंडियों में किसानों को प्याज के लिए लागत से भी कम कीमत मिल रही है। ऐसे में उनकी खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। किसानों का आरोप है कि सरकार की निर्यात नीति और बाजार प्रबंधन की वजह से कीमतें दबाव में हैं। उनका कहना है कि जब उत्पादन अधिक होता है तब कीमतें गिर जाती हैं और किसानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलती। इसी समस्या को लेकर सोलापुर और आसपास के इलाकों के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और आंदोलन के जरिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे इस पूरे मसले में जल्द से जल्द दखल दें। किसानों की यह भी मांग है कि प्याज को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाए ताकि उनका नुकसान कम हो सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज नासिक इलाके में होता है, लेकिन मराठवाड़ा में सोलापुर प्याज की बड़ी मंडी है जहां ये आंदोलन हो रहा है। हमने आपको अपने पिछले बुलेटिन में भी बताया था कि आने वाला समय प्याज किसानों को परेशानी में डाल सकता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय प्याज की मांग भी कमजोर हुई है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत के मंडियों में जो प्याज की कीमत गिरी हुई है यह असर उसका भी हो सकता है।
प्याज के बाद अब आलू की बात करते हैं। आलू के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू का भाव उठने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस पर लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इटावा और फर्रुखाबाद जैसे आलू के गढ़ में आलू का भाव इतना नीचे पहुंच चुका है कि किसान अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। किसान विरोध में सड़कों पर आलू बांट रहे हैं। तो वहीं कई किसान नेताओं ने प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों से आलू 9 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर से खरीदने का ऐलान किया है। ऐसे में कई किसान नेता और संगठन मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आलू की कीमत तय की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के लिए चावल खरीदने वाले एजेंसियों की खरीद फरवरी में 17% घट गई है। हालांकि अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच कुल खरीद 463 लाख टन रही, जो पिछले साल के समान अवधि से करीब 1.9% ज़्यादा रही। राज्यवार आंकड़ों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खरीद बढ़ी है, जबकि पंजाब और बिहार में गिरावट दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2025-26 के खरीफ सीजन में चावल उत्पादन रिकॉर्ड 124.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि फरवरी की शुरुआत तक केंद्रीय भंडारण में चावल का स्टॉक करीब 74 मिलियन टन था, जो पिछले साल से ज़्यादा है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा ने खरीफ 2025 के लिए सोयाबीन उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 110.25 लाख टन कर दिया है, जो पहले के अनुमान से करीब 4.6% ज़्यादा है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान में बेहतर पैदावार के कारण हुई है। हालांकि सबसे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में पैदावार और उत्पादकता में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सोया उत्पादन का अनुमान बढ़कर 52.22 लाख टन हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश में यह करीब 43.24 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान में भी उत्पादन बढ़कर करीब 6.3 लाख टन होने का अनुमान है। सोपा के मुताबिक यह संशोधित अनुमान प्रमुख उत्पादक राज्यों में किए गए सर्वे के आधार पर जारी किया गया है। हालांकि यह उत्पादन पिछले साल के 128.81 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर से अभी भी कम रहने की संभावना है। अब मौसम का हाल देखते हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने समय से पहले असर दिखाना शुरू कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक इस हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रह सकता है, जबकि मध्य भारत में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 11 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में गरज चमक और हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुकी है। इस बीच कृषि मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए गेहूं, चना और सरसों जैसी रबी फसलों में हल्की और समय समय पर सिंचाई करें, ताकि फसलों पर गर्मी का असर कम हो सके। हालांकि सिंचाई वाली फसलों में ध्यान रखना है कि हवा न चल रही हो। अब एग्री कमोडिटीज जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन यानी IPGA के मुताबिक आने वाले समय में चना के दाम दबाव में रह सकते हैं, जबकि तूर और उड़द के भाव सीमित दायरे में रहने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार चना की कीमतों पर कमजोर मांग और पर्याप्त आपूर्ति का असर दिख रहा है। चना दाल और बेसन की मांग फिलहाल धीमी है। ऐसे में मिलर जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। नए सीजन की आवक और आयात भी कीमतों को दबा रहे हैं। हालांकि सरकार ने कई राज्यों से चना की बड़ी खरीद को मंजूरी दी है, लेकिन खरीद शुरू होने में देरी के कारण फिलहाल बाजार पर दबाव बना हुआ है। जैसे ही सरकारी खरीद शुरू होगी, निचले स्तर पर कीमतों को सहारा मिल सकता है। दिल्ली बाजार में पिछले हफ्ते चना के दाम 125 रुपये घटकर करीब 5600 से 5625 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गए। वहीं तूर यानी अरहर के दाम निकट भविष्य में सीमित दायरे में रह सकते हैं। बाजार में आपूर्ति स्थिर है और मांग भी कमजोर बनी हुई है। महाराष्ट्र के अकोला में तूर के भाव पिछले हफ्ते 200 रुपये गिरकर करीब
8100 से 8125 रुपये प्रति क्विंटल तक रह गए। उड़द के दाम भी फिलहाल स्थिर रहने की संभावना है। डीलरों की मांग कम है और म्यांमार से आयात बढ़ने की आशंका भी बाजार पर दबाव बना सकती है। हालांकि घरेलू आवक सीमित होने से कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना बहुत ज़्यादा नहीं है। इस सप्ताह के बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको भी खेती किसानी से जुड़ी खबरें और उनके असर के बारे में जानकारी चाहिए तो न्यूज़ पोर्टल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।